ये स्टूडेंट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और दूसरा जो हर्ट्ज रूल है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड जो रूल है जो आप शेल्स के अरेंजमेंट के हवाले से पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में अरेंजमेंट के बारे में। उसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ का मतलब होता है डी स्टूडेंट बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब होता है, बिल्डिंग अप का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल का मतलब है कि लोअर एनर्जी लेवल से हाई की तरफ जाना। ये रूल कहता है कि हाई जो एनर्जी शेल्स होते हैं वो बाद में फील्ड होते हैं, लो एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या है, लोअर एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट। इसके मुताबिक जो लोअर एनर्जी लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, पहले फील्ड होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लोअर एनर्जी लेवल फील्ड फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल जिन शेल की, जिन सब शेल की एनर्जी लो है वो पहले फील होंगे, जिनकी एनर्जी हाई है वो क्या होंगे, बाद में फील होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल शेल के लिहाज से आप बात करें, क्या है जी, ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, उसके ये पहला शेल है के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। आप बोर मॉडल में पढ़ चुके हैं कि एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम शेल, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहली स्टोरी पर है, 4 मंजिला स्टोरी है, तो उसकी एनर्जी कम होगी, दूसरी स्टोरी पर उसकी ज़्यादा होगी, तीसरे फ्लोर पर उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा होगी और आखिरी फ्लोर पर उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यही चक्कर यहाँ पर है, के शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, एल में उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है, एम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, एन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये कौन सा रूल है जी, ये है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट, इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के में जाएगा, वो फील्ड होगा, फिर एल में जाएगा, वो फील्ड होगा, फिर एम में जाएगा और फिर फील्ड होगा किस में जाएगा, एन में। ये किसकी अरेंजमेंट है, शेल की अरेंजमेंट है। किसके लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से शेल की अरेंजमेंट है। के टू एल, एल से एम, एम से किधर जाएगा, एन में जाएगा। अगर आप बात करें किसकी, सब शेल की, तो सब शेल की डियर स्टूडेंट, सब शेल की एनर्जी जो होती है वो डिफरेंट होती है। सब शेल होते कौन कौन से आपने पढ़ा जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, के एल एम एन। सब शेल में ये क्या है, आपके पास शेल है, के अंदर के क्वांटम नंबर 1 है, इसके अंदर एक ही शेल होता है, उसका नाम क्या है, एस। इसका क्वांटम नंबर 2 है, इसके अंदर 2 शेल होते हैं, एक का नाम एस है, एक का नाम पी है। इसका क्वांटम नंबर 3 है, इसके अंदर 3 शेल है, एक का नाम एस, एक का नाम पी, एक का नाम क्या है, डी। इसका क्वांटम नंबर 4 है, इसके अंदर 4 शेल है, एक का नाम एस, एक का पी, एक का डी और एक का क्या हो गया, एफ हो गया। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। अभी एस सब में तो आप क्या करेंगे, के एस के साथ 1 लगाएंगे, एल के एस के साथ 2 लगाएंगे, एम के एस के साथ क्या लगाएंगे, 3, एल के एस के साथ भी 2 लगाएंगे, पी के साथ भी 2 लगाएंगे, एम के एस के साथ भी 3, पी के साथ भी 3 और डी के साथ भी क्या लगाएंगे, 3। एन के यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। शेल में तो आपको समझ आ गई, पहले के में जाएगा, फिर एल में जाएगा, फिर एम में जाएगा, एन में। सब शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे, वो आप ये रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, लो एनर्जी लेवल में जाएगा। अभी ये हमारे पास डिफरेंट सब शेल हैं, 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, 3। ये मैंने लिखे हुए तकरीबन ये 10 सब शेल मैंने लिखे हुए हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा किसकी एनर्जी कम है, किसकी ज़्यादा। यहाँ तो ईजी है, के पहले आ गए, एल उसके बाद में आ गया, एम उसके बाद में आ गया। यहाँ ये वाला तो ये नहीं है, तो आप उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं, उसका नाम क्या है, n + a रूल। n + a रूल क्या कहता है डी स्टूडेंट, n + a रूल बहुत इजी है। n शो करता है, आप पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और s शो करता है किसको, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है किसके बारे में, शेल के बारे में, यानी n जो है बताता है इलेक्ट्रॉन की शेल में, और आप क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन किस में, किस सब शेल में है। और आप पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से होती है, 0 1 2 3। ठीक हो गया डी स्टूडेंट्स। अगर इलेक्ट्रॉन के में तो 1 होगा, एल में तो क्या होगा, 2 होगा, एम में तो 3 होगा, एन में तो क्या होगा, 4 होगा।
और सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन s में है तो 0, 1 में है तो क्या होगा, 0 में इलेक्ट्रॉन अगर s सब शेल में है तो उसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 0, l में है तो क्या होगा 1, m में तो क्या होगा 2, n में होगा तो क्या होगा 3। सॉरी, सब शेल कौन से, s 0 में है तो क्या होगा s, p में तो क्या होगा 1, d में तो क्या होगा 2, f में होगा तो क्या होगा 3। ठीक है डी स्टूडेंट, ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो शेल को ज़ाहिर करता है, इसकी वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। और ये जो है ये ज़ाहिर करता है जो आपका l है, l आप पढ़ चुके हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर आपने 4 पढ़े थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप ज़ाहिर करते हैं किससे, n से। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को आप ज़ाहिर करते हैं किससे, l से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप ज़ाहिर करते हैं किससे, m से। और स्पिन क्वांटम नंबर को आप ज़ाहिर करते हैं किससे, n से। ठीक हो गया ये स्टूडेंट, इंतज़ार करते हैं। और ये आपको पता है इसकी वैल्यूज़ क्या से शुरू होती है, 1 2 3 4। इसकी वैल्यूज़ क्या है, 0 1 2 3। इसकी क्या है, 0 होती है, +1 -1 एंड +2 -2, इस तरह सो ऑन। और इसकी दो ही वैल्यू होती हैं, +1/2 या -1/2। तो n + l वैल्यू में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू नहीं चाहिए, स्पिन क्वांटम नंबर की नहीं, हम सिर्फ वो जो आपका सब शेल है उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करेंगे, हमें n + l वैल्यू मिल जाएगी। जिसकी n + l वैल्यू जितनी कम होगी, उसकी एनर्जी जितनी कम होगी, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहले फील्ड होगा। जिसकी n + l वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, बाद में फील्ड होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस रूल के माफक प्रिंसिपल के साथ n + l क्यों लेते हैं, क्योंकि ये कहता है इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएगा, सब शेल में जिसकी एनर्जी लो होगी, लोअर एनर्जी लेवल फील्ड फास्ट वो पहले फील्ड होगा। अभी हमें इसकी हेल्प कौन कर, हमें नहीं पता कि किसकी एनर्जी कम है, ये हमें कौन बताएगा, n + l रूल बताएगा किसकी एनर्जी कम है, किसकी एनर्जी क्या ज़्यादा है। तो आप लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं इसको 1s को। तो 1s को लेते हैं डी स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, k के अंदर एक ही है ना, k के अंदर क्या है जी 1s, ये सिर्फ एक ही सब शेल होता है। l के अंदर 2 सब शेल है, m का क्वांटम नंबर 3 है, 3 सब शेल है, n का कितना होता है 4। अब इसके n + l वैल्यू फाइंड करते हैं। n क्या हो गया, n वैल्यू ये होगी 1 किसको शो करता है, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2, वो जो ऑर्बिटल के साथ जो 1 2 3 लिखा होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो 1 लिखा है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, खुद ये नंबर है। तो 1 इसका हो गया। n वैल्यू आप क्या फाइंड कर रहे हैं, आप फाइंड कर रहे हैं n + l वैल्यू। तो इसकी n वैल्यू क्या होगी 1। अभी s है, 1 किसको शो कर रहा है, शेल को, शेल का क्वांटम नंबर लिखा हुआ है। और s किसको शो करता है, सब शेल को। किसी भी एटम की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसमें 1s2 इस तरह का आप लिखते होते हैं, 1s2 2s2 2p6। डी स्टूडेंट्स में जो 1 है ये शेल को ज़ाहिर करता है, जो s है ये p है ये किसको शो करते हैं, सब शेल को। और जो 2 और 6 वगैरह लिखे होते हैं ये किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें आ सकते हैं उसमें हैं। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की 3 चीज़ें, शेल कौन सा है, सब शेल कौन सा है, उसमें इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश कितनी है, ये लिखते हैं हम। तो डी स्टूडेंट n वैल्यू आप कैसे, n + l वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे, ज़रा n वैल्यू इसकी यही 1 है, ऑलरेडी लिखा होगा 1 n क्या है, n कौन सा नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैंने बताया ना n + l वैल्यू में आप क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ज़रा ये जो 1 है क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना। ठीक हो गया। और अभी l क्या है, l अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर किस बारे में बताता है, सब शेल के बारे में बताता है। और यहाँ मैंने लिखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है, यहाँ पर क्या है 1 है। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में। यहाँ 1s में इलेक्ट्रॉन किस में है, s में। और s का जो सब शेल है, s का जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या है 0। तो 1 + क्या लिखेंगे 0, 1 + 0 क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो n + l वैल्यू जो है किसकी 1s की, वो कितनी है 1 है। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आप k के अंदर तो एक ही है, अभी l को देखें, l क्या है, सब शेल, दूसरा शेल है। l के अंदर 2 हैं, 2 कौन कौन से आ गए स्टूडेंट, 2s भी है और साथ क्या है 2p भी है। इन दोनों के हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं n + l वैल्यू। कैसे करेंगे डी स्टूडेंट, ये हमने किसकी फाइंड की, k के अंदर एक ही सब शेल है उसकी फाइंड की। अभी l की फाइंड करते हैं। l के अंदर कितने सब शेल है, 2 कौन कौन से, 2s और 2p। तो डी स्टूडेंट कैसे करेंगे, n वैल्यूज़ की ऑलरेडी है, मैंने बताया ना, ये जो 2 है ये 3 शुरू में, ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑलरेडी गिवन है 2। अभी s की जगह क्या लिखेंगे, s क्या है,
एस टू हो गया उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एस उसका क्या हो गया सब शेल, एस डी स्टूडेंट सब शेल हो गया। तो यहाँ पर जो एस का जो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर वो आप चेक करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 2 है। अभी आपके पास दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, वो है ये एस किसको शो करता है, सब शेल को। तो सब शेल डी स्टूडेंट, यहाँ पर एस का जो सब शेल है उसका ये एस का कितना होता है 0 ही होता है। 2 + 0 कितना आएगा 2, इसकी n + l वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। इस तरह यहाँ 2 ऑलरेडी, इसकी n वैल्यू ऑलरेडी 2 है, l वैल्यू कितनी है, l क्या है p की वैल्यू देखें ना, p की l वैल्यू कितनी होती है, ये S होगा तो 0, P है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर उसका 0 होगा, P होगा तो क्या होगा 1। आपको बता रहा हूँ बार बार के जो L है वो N है वो शेल को बता रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है, और जो L है वो किसको बता रहा है, सब शेल को, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को। तो P है तो P का क्या होगा 1, 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू लिखते हैं, n + l वैल्यू है 1, s की कितनी है 1 है, 2s की कितनी है 2 है, 2p की कितनी है 2p कितनी है डी स्टूडेंट 3 है। अभी हम फाइंड करते हैं किसकी, इसकी फाइंड करते हैं m के अंदर 3 सब शेल हैं, कौन कौन से डी स्टूडेंट 3s, फिर क्या है 3, ये आ गया कौन से वाला, ये आ गया k, ये आ गया l, और ये वाला क्या आ गया m। 3s है, दूसरा कौन सा है 3p है, और तीसरा कौन सा है 3d है। ये फाइंड करते हैं हम। तो डी स्टूडेंट 3 अपनी जगह आ गया 3, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं, खुद आपको बता रहा है 3 से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस की जगह अज़ीमुथल क्वांटम नंबर लिखेंगे, ऐसा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है 0, 3 + 0 क्या आंसर आएगा 3 आएगा। इसका जो आपका आंसर आएगा n + l वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। इसको देखेंगे 3p को, 3 अपनी जगह आ गया, p की जगह क्या लिखेंगे, p की जगह आप लिखेंगे 1, क्योंकि p का अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक हो गया डी स्टूडेंट। इसके बाद आगे बात आ गया 3 की p के बाद इसका तीसरा क्या आ गया 3d आ गया। 3d को देखें, 3 में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या है 3 है, और d का क्या चक्कर है d क्या है इसका, d का अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 2, 3 और 2 कितना आ गया 5 आ गया। तो इसकी जो n + l वैल्यू कितनी आ गई 5 आ, फिर इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 4, इसकी क्या आ गई 5। अब इसको देखें, ये आपका जो चौथा शेल आ गया कौन सा है, ये वाला, इस चौथा शेल कौन सा n होता है, n के अंदर कितने सब शेल हैं 4 हैं, s है 4s, 4p, 4d, 4f। हम इसकी अलग अलग फाइंड करते हैं, वहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं अलग अलग कर रहा हूँ। ये क्या है 4s, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ 4p, यहाँ क्या कर लेते हैं 4d, और यहाँ क्या कर लेते हैं 4f। तो डी स्टूडेंट 4 ऑलरेडी है, हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये सारा क्या फाइंड कर रहे हैं n + l वैल्यू, ये क्या फाइंड कर रहे हैं n + l वैल्यू, ये 3n वैल्यू होगी, 0 क्या होगी l वैल्यू होगी। ये जो 3 है ये n वैल्यू है, शेल के बारे में बताता है, 1 है इसका p यानी सब शेल के बारे में बताता है। ये 3 जो है n वैल्यू है, और जो d है सॉरी ये जो 3 है ये n वैल्यू है, और जो 2 है वो कौन सी वैल्यू l वैल्यू। इसकी भी क्या फाइंड करते हैं n + l वैल्यू, n शो करता है शेल को, तो शेल ऑलरेडी के कौन सा है चौथा शेल है 4 आपने लिख लिया। l के शो करता है सब शेल को, तो सब शेल s का जो प्रिंसिपल का अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 0, 4 + 0 कितना आ गया 4 आ गया। इस तरह ये 4 यहाँ पर किसको शो करता है शेल को, चौथा शेल है, चौथे शेल के अंदर सब शेल कौन सा है p, और p का क्या होता है 1, 4 + 1 कितना हो गया 5। इस तरह यहाँ पर भी ये करेंगे 4 है, ज़रा शेल तो आपको क्यों ना चौथा ही है वो इजी है। डी की जगह क्या लिखेंगे अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, डी का अज़ीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 2, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए। अभी इसको देखें कौन सा आ गया 4f, तो 4 की जगह 4 ही आएगा, f की जगह क्या लिखेंगे, इसका अज़ीमुथल क्वांटम नंबर f का क्या होता है 3, कितना आ गया 7 आ गया। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर देखें 4s की जगह क्या लिखेंगे 4, 4p की जगह क्या लिखेंगे 5, और 4d की जगह क्या लिखेंगे 6, और 4f की जगह क्या लिखेंगे 7। तो डी स्टूडेंट ये हो गई n + l रूल, इसके मुताबिक ये बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। n जितना जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसका वो शेल नंबर लिखें, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखें, और सब शेल अगर ज़्यादा सब शेल 4 ही होते हैं, s में है तो आप तो 0 लिख लेंगे, p में है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, d में है तो 2 लिख लेंगे, तो 3 देखें यहाँ चौथे शेल में था सब में 4 4 4 4 लिखे। अभी s
में था तो 0 लिख लिया, P में था तो 1 लिख लिया, D में था तो 2 लिख लिया, F में था क्या किया 3 लिया। अभी इनको ऐड किया, ये हो गया n प्लस एल वैल्यूज़। अभी इसकी बेस पर आप बहु प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। ये n प्लस एल वैल्यू आप बहु प्रिंसिपल कहते हैं जिसकी एनर्जी कम होगी पहले फील्ड होगा। किसकी एनर्जी कम होगी? जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या है सबसे कम है। मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, आप देखिए सबसे कम ये जो 10 सबशेल मैंने लिखे हैं, 4 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 1 ये वाला है। इन सब में सबसे कम जो n प्लस एल वैल्यू किसकी है? 1s की। ये इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी इसकी है 1s की। सबसे पहले ये फील्ड होगा। फिर दूसरे नंबर पर किसकी है? 1 के बाद कौन सी वैल्यू है? बड़ा फिगर कौन सा है? 2s, ये फील्ड होगा। उसके बाद 2s के बाद क्या है? 2p और 3s है। अभी डी स्टूडेंट यहाँ 2p की वैल्यू भी 3 है, 3s की वैल्यू भी 3 है, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो काम एनर्जी किसकी कम होती है? जिसकी n प्लस एल वैल्यू वो कम होगी। यहाँ दोनों की बराबर है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर? ओवरऑल तो इसकी क्या दोनों की बराबर है, लेकिन n वैल्यू फिर देखेंगे किसकी कम है। n वैल्यू इसकी कितनी है? 2 है, इसकी कितनी है? 3 है। फिर जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी n प्लस एल वैल्यू फिर हम क्या करेंगे? उसकी एनर्जी क्या होगी? कम काउंट होगी। क्या मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, n प्लस एल वैल्यू दोनों की 3 है, लेकिन सिर्फ n वैल्यू देखें तो उसकी 2 है, इसकी कितनी है? 3 है। जब n प्लस एल वैल्यू दोनों की बराबर हो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सी कम है, फिर आप क्या करेंगे? सिर्फ आप n प्लस एल नहीं, सिर्फ n की वैल्यू देखेंगे किसकी कम है। अभी इसमें इसकी ओवरऑल वैल्यू तो दोनों की 3 है, लेकिन n की वैल्यू इसकी 2 है। देखें n की वैल्यू इसकी कितनी है? n की वैल्यू इसकी कितनी है? 2 है, और इसकी n की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो जिसकी फिर n वैल्यू यानी शेल जिसका ज़रा फिर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एनर्जी कम होती है, L क्यू से ज़्यादा होती है, M क्यू से ज़्यादा है। यहाँ पर कौन सा शेल है? दूसरा शेल है 2p में कौन सा शेल है? दूसरा शेल है। और ये क्या है? 3s, इसकी भी 3s। 2p का मतलब है ये दूसरा शेल है, और 3s का मतलब है तीसरा शेल है। तो मैं बता चुका हूँ दूसरे शेल की एनर्जी कम होती है और तीसरे की क्या होती है? ज़्यादा होती है। खुलासा क्या है? जब n प्लस ए वैल्यू दोनों सब शेल की सेम आए तो फिर उस सब शेल की एनर्जी को हम कम कंसिडर करेंगे जिसका शेल क्या होगा? कम होगा, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? कम। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3 है। तो ये वाला कम एनर्जी वाला होगा, उसके बाद क्या होगा? ये वाला होगा 3s। अभी डी स्टूडेंट देखें यहाँ, इसको देखें, इसकी एनर्जी कितनी है? 3 के बाद कौन सा फिगर है? 4। इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है। अभी यहाँ डिसाइड कौन करेगा? इसकी भी 4 है, n प्लस एल वैल्यू सेम है, उससे हम फर्क नहीं कर सकते कि किसकी एनर्जी कम है, लेकिन ये तो हम कर सकते हैं n वैल्यू किसकी कम है। इसकी n वैल्यू 3 है, इसकी 4 है। इसमें इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, इसका इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में, और आप पढ़ चुके हैं तीसरे शेल m की एनर्जी कम होती है और चौथे शेल की एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। जब n प्लस एल वैल्यू सेम वैल्यू आ रही हो तो फिर आप शेल से देखेंगे वो तीसरा शेल है, ये चौथा है, इसका तीसरा शेल चल रहा है, तो इसकी एनर्जी डेफिनेटली कम होगी और चौथे की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि बोर मॉडल के मुताबिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियस से डिस्टेंस। जितना न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा होगी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो डी स्टूडेंट इसको क्या करते हैं? 1s की एनर्जी अभी आपके पास 1s की सबसे कम, फिर 2s की, फिर अभी दोनों की सेम थी तो पहले हम 2p की लिखेंगे क्योंकि इसका शेल क्या है? कम है और इसका शेल क्या है? ज़्यादा है। अभी 4 वाला ये भी है, ये भी है। पहले किसको लिखेंगे? जिसकी n प्लस एल वैल्यू क्या है? कम है। जिसकी सिर्फ n वैल्यू कम है तो इसकी n वैल्यू क्या है? ये कम है, 3 है, तो ये लिखेंगे 3p। 3 के बाद क्या लिखेंगे? 4s। इसके बाद क्या है? डी स्टूडेंट 5 वाला आ गया। 5 वाला आ गया डी स्टूडेंट, इसकी भी n प्लस एल वैल्यू 5 है, इसकी भी कितनी है? 5 है। दोनों की क्या है? 5 है। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि n प्लस एल वैल्यू दोनों की 5 है, हमें तो इससे तो नहीं फर्क, हम n वैल्यू देखेंगे। ये इसका शेल जो है तीसरा है, इसका शेल क्या है? चौथा है। इसका इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है, इसका इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में। ज़ाहिर है ये जो सब शेल है तीसरे शेल में तो उसकी एनर्जी कम होगी, ये चौथे वाले इसकी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो पहले 3d फिल होगा, उसके बाद क्या होगा? 4p होगा, और फिर 5 के बाद क्या आ गया? 6 आ गया, 4d। तो आपके कोर्स में FSC के कोर्स में सिर्फ मेरा हाल 30 से एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो वो उसके लिहाज से एनर्जी के लिहाज से सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, फिर 3p की है, फिर 4s की है, और 3d एंड सो ऑन, ये वैल्यू है। तो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसके मुताबिक होगी? आप वो प्रिंसिपल के मुताबिक होगी। वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं? जिसकी एनर्जी लो होगी वो फिल क्या होगा? पहले फील्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई 7 फ्लोर की कोई बिल्डिंग है तो उधर कोई प्लाजा है, कमर्शियल प्लाजा, तो कोई एक जो बिजनेसमैन है वो ऑफिस खोलना चाहता है तो क्या कोशिश उसकी की? ज़्यादा कस्टमर आएंगे वो ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे, वो उसमें अगर लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है? ग्राउंड लेवल, उसको अवेलेबल है वहाँ ऑफिस खोलेगा। वो नहीं होगा तो पहले फ्लोर में खोलेगा, वहाँ भी खोला फिर दूसरे में करेगा। ये नहीं है नीचे से ऐसा कभी होता है कि 6 नीचे जो फ्लोर है वो खाली हैं और वो ऑफिस सबसे ऊपर बना दे, ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले लो में बनाएंगे लोग ऑफिस, 7
जो फ्लोर्स हैं उसके जो ग्राउंड फ्लोर से बनाएंगे, फिर पहले में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे, चौथे, पाँचवें, अगर सारे फिल हो गए तो फिर तब जाकर वो आखिर वाले में बनाएंगे। तो यही बात है इलेक्ट्रॉन की, अगर लो एनर्जी लेवल 1s फील्ड होगा तब इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा, 2s फील्ड होगा तब 2p में जाएगा, 2p फील्ड होगा तब किस में जाएगा 3s, 3s फील्ड होगा तब किस में जाएगा 3p। ये कौन कहता है? ऑफ बाउ प्रिंसिपल, बिल्डिंग अप, नहीं नीचे से ऊपर जाना, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर किस में जाएगा 3s में जाएगा, एंड सो ऑन। और इसकी कम एनर्जी का हमें कैसे पता चलेगा? n+l वैल्यू, जिसकी n+l वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जिसकी n+l वैल्यू होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। ठीक है जी स्टूडेंट। और 1s की गुंजाइश कितनी है? आपको मैंने उसने बताया था s के अंदर है कि आपको होता है s के अंदर है कि आर्बिटल होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। p के अंदर 3 आर्बिटल होते हैं, इस तरह के 3, और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। p में कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है? 6 की। और डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। हर एक में, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 10। एफ में कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 442। तो एस जहाँ भी होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 होगा, फिर यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे? पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गुंजाइश? 6 की। एस में एक ही ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 ऑर्बिटल हैं तो हर एक में 2-2 हो गए, टोटल 6 की गुंजाइश है। एस में एक ही ऑर्बिटल है 2 की गुंजाइश है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं तो 10 की गुंजाइश है। पी जहाँ पर भी होगा 6 की मैक्सिमम, और डी जहाँ पर भी होगा उसमें 10 की, यानी 2 और 4 6 हो गए, 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए, 10 और 4 कितने हो गए? 14, यानी 14 इनका ये 4 का फ़र्क है इनकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश में। ये हो गया हमारा वो प्रिंसिपल और n+l रूल। अभी ये हमने फाइंड कर दिया। शेल में किसकी एनर्जी सबसे कम है? k की, फिर l की उससे ज़्यादा, n की उससे ज़्यादा है, और n सबसे ज़्यादा। और सब शेल में किसकी सबसे कम है? 1s की कम है, इस तरह ये। तो हम इसकी बेस पर अभी क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट, मैं यहाँ को लिख लेता हूँ, हमें पर इजी हो। सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की, फिर 2s फिल होगा, फिर कौन फिल होगा? 2p। सबसे पहले 1s फिल होगा, फिर कौन फिल होगा? 2s, फिर कौन फिल होगा? 2p फिल होगा, फिर कौन फिल होगा? 3s, फिर कौन फिल होगा? 3p, फिर कौन फिल होगा? 4s, फिर उसके बाद कौन फिल होगा? 3d, एंड सो ऑन। आपके कोर्स में यहीं तक आएगा। ये कितने सब शेल हैं? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह। वैसे अगर आप देखा जाए तो हमने दूसरी तरह क्या पढ़ा था कि जिसकी एनर्जी कम है शेल वाइज, पहले k फिल होगा, k क्वांटम नंबर क्या होता है? 1, फिर l फिल होगा उसका क्वांटम नंबर क्या होता है? 2, फिर m फिल होगा उसका क्वांटम नंबर क्या होता है? 3 होता है, फिर n फिल होगा उसका क्वांटम नंबर क्या है? 4। देखा जाए तो 4s के साथ क्या लगता है? 4, ये चौथा शेल है, और 3d के साथ क्या लगता है? 3 लगता है। ये कौन सा शेल है? तीसरा शेल है। होना ही चाहिए पहले तीसरा शेल पहले फिल हो, चौथा बाद में हो, लेकिन 4s पहले फिल होगा, इसकी एनर्जी कम है। और क्यों कम है? हमने n+l रूल को देखें तो n+l रूल में इसकी n वैल्यू कितनी है? 4 है, और s का सब शेल का क्वांटम नंबर क्या होता है? 0, तो टोटल कितना आ गया? 4 आ गया। और इसका क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, लेकिन अज़ीमुथल क्वांटम नंबर d का कितना होता है? s का कितना होता है? d स्टूडेंट 0, p का क्या होता है? 1, d का क्या होता है? 2। तो यहाँ 3 और 2 कितना होगा? 5। n+l रूल के तहत इसका जो वैसे शेल के लिहाज से देखा जाए तो चौथा शेल है, और ये तीसरा शेल है। तीसरा पहले होना चाहिए, चौथा बाद में। लेकिन डी स्टूडेंट्स n+l रूल के साथ देखें तो 4s की n+l वैल्यू कम है, और 3d की उसकी क्या ज़्यादा है। का जो ये वाला जो है ये पहले फील्ड होगा, ये वाला क्या होगा? बाद में फील्ड होगा। ये फिर हम इसकी बेस पर अभी हम जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 30 एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं किसको है? व्हाट इज मीन बाय टर्म इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो हमारा अगला टॉपिक है इसके साथ रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स, और कन्फिगरेशन आ गई अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूरी डिफिनीशन क्या हो गई?
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरी शेल एंड सब शेल अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। आपने कितने प्रिंसिपल पढ़े हैं? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, हॉर्न्स रूल पढ़े हैं और पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है। जब इन तीनों रूल्स के मुताबिक n प्लस रूल भी है, जब इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स को आप डिफरेंट शेल और सब शेल में अरेंज करेंगे तो इसको अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्या हो गई? द अरेंजमेंट ऑफ, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शार्ट ऐसे लिखता हूँ, इन वेरियस इलेक्ट्रॉन की वेरियस शेल्स और सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है किसके मुताबिक होती है? अकॉर्डिंग टू कितने रूल्स आपने पढ़े? पहला रूल्स कौन सा आपने पढ़ा था? पहला बेसिक रूल यही है जो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपने पढ़ा है। पाली प्रिंसिपल क्या कहता है? इसकी क्या स्टेटमेंट है? ये कहते हैं कि अगर एक जो आपका ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है वो सेम नहीं हो सकती, दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन होगी वो क्या होगी? अपोजिट होगी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो इसको शॉर्ट में वर्ड में मैं कैसे लिखूं? जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको इसके आगे मैं लिख भी लेता हूँ, जो स्पिन है, स्पिन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स, जो दोनों इलेक्ट्रॉनों की एक ऑर्बिटल के अंदर जो होती है वो क्या होती है? अपोजिट होती है। इसकी ये स्टेटमेंट है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद। दूसरा जो है वो क्या है? हॉर्न्स रूल। ये रूल क्या कहता है? हॉर्न्स रूल ये रूल कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या है ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में रहने को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स प्रेफर करते हैं किसको? टू रिजाइड, के वो रहें इन डिफरेंट ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में रहने को क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं विद सेम स्पिन। ज़रा डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेंगे उनकी स्पिन क्या होगी? क्या होगी? सेम होगी। बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो अगर ऑर्बिटल अवेलेबल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कल, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम अभी पढ़ेंगे, उसकी बनती है 1s2 2s2 और 2p4 है। इसमें p में इलेक्ट्रॉन कितने? 4 हैं, लेकिन p के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3 हैं। तो p के एक अरेंजमेंट ये 2s में आ जाएं, 2s में आ जाएं। और दूसरी अरेंजमेंट क्या है? एक इसमें आए, एक इसमें आए, एक इसमें 3 हो गए, चौथे इसमें आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल है। यानी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहने को प्रेफर करेंगे। ज़्यादा जब ये दोनों एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे दोनों की स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। जब ये अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे दोनों की स्पिन क्या उधर होगी? सेम डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसको प्रेफर करते हैं, इसको प्रेफर नहीं करते हैं। और तीसरा जो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बाद तीसरा जो है हमने पढ़ा n प्लस रूल या ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ये कहता है ना, ये कहता है कि लोअर एनर्जी लेवल, लोअर वाला जिसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी लेवल किसको कहते हैं? शेल को। फील्ड फास्ट, ये क्या होगा? फील्ड क्या होगा? फास्ट होगा। और इसकी मदद इसकी होगा किसकी बेस पर? n प्लस एल वैल्यू। n शो करता है शेल कौन सा है और l शो करता है सब शेल। n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखेंगे शेल का, और सब शेल का क्या होता है? ज़मीन क्वांटम नंबर लिखेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी तो वो है। ये हमने रूल्स पढ़ा। अब रूल की बेस पर क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ते हैं। तो डी स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल आपके पास एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते वक्त हम 3 चीज़ें लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? तो इसके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। तो एटॉमिक नंबर 1 है तो हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 1। तो डी स्टूडेंट आपने पढ़ा है जितने एटम के अंदर प्रोटॉन होंगे इतने उसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1 होंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? डी स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सबसे पहले ऑर्बिटल कौन है? 1s में जाएगा। और 1s में गुंजाइश कितनी है? s जो भी होगा उसकी कितनी गुंजाइश होती है? 2 की। तो इसमें ज़्यादा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? गुंजाइश 2 की है, लेकिन आएगा कितने? 1 ही आएगा बस। ज़्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन ये की अवेलेबल है, गुंजाइश 1s में 2 की है, लेकिन आएगा 1 क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही अवेलेबल ही कितने? 1 है। इसके बाद डी स्टूडेंट आप दूसरा देख लें। हाँ, अभी पहले दूसरा एलिमेंट जो प्रायोरिटी का वो कौन है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? डी स्टूडेंट 2 है। 2 का मतलब इसका 2 प्रोटॉन है। तो जब प्रोटॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 2। तो इलेक्ट्रॉन 2 जब होंगे पहले किस शेल में जाएंगे? सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे। और 1s में कितनी गुंजाइश होती है? s जहाँ भी होगा मैंने बताया s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, 2 की गुंजाइश है, 2 की बस। इसकी ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हुए आप देखिए यहाँ हम 3 चीज़ें लिखते हैं। ये 1 शो करता है किसको? ये शो करता है शेल को, इसका शेल पहला है।
एस शो करता है कि इसका सब शेल कौन सा है, एस है, पी है, डी है, एफ है, और 1 शो करता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें 3 इन्फॉर्मेशन देती हैं, इसका शेल कौन सा है, इसका सब शेल कौन सा है, और इसके सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, हीलियम के बाद तीसरा जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो क्या है, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है स्टूडेंट, 3 है। अभी क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। कितनी की गुंजाइश है 1s में, कितनी की गुंजाइश होती है, 2 की, दोनों फिल हो गया। 1s के बाद इधर कामा डालेंगे, फिर दूसरा इसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। 2 तो 1s में चले गए, एक बच गया, जो बचेगा अभी 1s फिल हो गया। आप वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, लो एनर्जी लेवल फिल हो गया, फिर आई में जाएगा, 1s फिल हो गया, फिर नेक्स्ट में जाएगा, नेक्स्ट 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2s की, फिर 2s में जाएगा, 2s में गुंजाइश कितनी की है, 2 की, लेकिन अवेलेबल कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही है, 2s में आ गए, एक ही बच गया, उसमें आ गए, 2 1s में चले गए, 2 एक जो था किस में चला गया, 2s। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लिथियम की। डी स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर आपके पास आ गया बेरिलियम, एटॉमिक नंबर इसका आ गया 4। तो क्या होगा डी स्टूडेंट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आ गया आपकी, ये हाइड्रोजन की, ये आ गई हीलियम की, ये आ गई लिथियम की। अभी बेरिलियम को देखें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, 2 की, 2 चले गए, फिर कामा, फिर इलेक्ट्रॉन 2 बच गए, अभी 4 है टोटल, तो 2s में जाएंगे। 2s में 2 की गुंजाइश है, दोनों आ गए, ये क्या होगा, फिल्ड हो गया। नेक्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास कौन है, बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है, 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में। 1s में कितनी की गुंजाइश है, 2 की, फील्ड। फिर किस में जाएगा, 2s में, 2 की गुंजाइश है, फील्ड। अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 2 तो चले गए, 4 हो गए, एक बच गया, जो एक बच गया वो किस में जाएगा, 2p में जाएगा। 2p में कितने एक जाएगा, 1। तो ये 1s में 2 चले गए, 2s में 2 चले गए, जो एक बच गया वो किस में जाएगा, 2p में जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है, नेक्स्ट एलिमेंट फेमस एलिमेंट है कार्बन, एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। तो 1s में 2 जाएंगे, फिर 4 बच के 2 किस में जाएंगे, 2s में, फिर किस में जाएंगे, 2p में। p में 2 की, s में 2 की गुंजाइश होती है, p में कितनी गुंजाइश होती है, 6 की। तो p में कितने जाएंगे, 2 2 कितने होंगे, 4, 2 जो बच जाएंगे किस में जाएंगे, 2p2 में जाएंगे। 2p अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। इसके बाद है नाइट्रोजन, आप लिखेंगे तो नाइट्रोजन का क्या होगा, 1s2, 7 है, 1s2, 2s2, 2p, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 इसमें हो गए, p में 6 की गुंजाइश है, तो इसमें 3 बचते हैं, 3 चले जाएंगे। जब तक p फील्ड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन 3s में नहीं जाएगा। फिर आप ऑक्सीजन को देखेंगे, एटॉमिक नंबर 8 है, 1s में 2, 2s में 2, और 2p में कितने जाएंगे, 4 जाएंगे, ये क्योंकि p में 6 की गुंजाइश है, अभी तक कितने गए, 4 गए, अभी भी 2 की गुंजाइश है। फिर आप फ्लोरीन को देखें, एटॉमिक नंबर 9 है, तो क्या होगा डी स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 9 है, 1s में 2 जाएंगे, फिर 2s में 2 जाएंगे, 4 हो गए। 2p में कितनी गुंजाइश है, 6 की, इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल है, 4 चले गए, 5 रह गए। इसके बाद आप किसकी तरफ जाएं, आप जाएं नियान की तरफ। नियान का एटॉमिक नंबर क्या है, 10। 2 1s में जाएंगे, 2 जो है किस में जाएंगे, 2s में। कितने बच के, कितने बच के, 6 बच के। तो डी स्टूडेंट जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और p में गुंजाइश भी कितनी की, 6 की, इसमें जाएंगे। डी स्टूडेंट आपने नोट किया यहाँ हीलियम को देखें, इसमें 1s में 2 की गुंजाइश होती है, ये फील्ड है। इसमें इसका आखिरी देखें, यहाँ पर 2s की 2 की गुंजाइश होती है कि यहाँ p में 6 की गुंजाइश है कि इनकम्प्लीट है, p इनकम्प्लीट है, p इनकम्प्लीट है, p इनकम्प्लीट है, p इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ क्या है, कम्प्लीट है। इस वजह से हम इनको हीलियम और नियॉन को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं, कि इनके सब शेल क्या कम्प्लीट है। ये किसी के साथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। इनके आखिरी जो सब शेल है हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, वो आर्कटिक रूली कहता है, जिसका आखिरी शेल कंप्लीट होगा वो क्या होगा, वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसलिए हीलियम और नियॉन जो है आपके कौन सा एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी फील्ड हो गया। इसके बाद आप देखें सोडियम को देखें, सोडियम का क्या चक्कर होगा डी स्टूडेंट, एक एटॉमिक नंबर 11 है। अभी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, 2 किस में जाएंगे, 2s में जाएंगे, टोटल 11 है, 4 हो गए। अभी p में कितनी गुंजाइश, 6 की, तो इसमें 6 के बाद से चले जाएंगे, p फील्ड हो गया, अभी 2 4 10 हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 11 हैं, एक इलेक्ट्रॉन बच के, अभी वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3s में जाएगा।
इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है। यहाँ पी के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, एस में। तो जिन एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में उसको आप देख लें पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक में आते हैं, एस ब्लॉक में। हाइड्रोजन हीलियम किस में, एस ब्लॉक में। सोडियम किस में, एस ब्लॉक में। और ये पढ़ेंगे हम पीरियोडिक टेबल। और ये जो एलिमेंट जिनका आखिरी सब शेल है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, पी में। जैसे ये वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये किस में, पी ब्लॉक में। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आता है, डी अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, वो डी ब्लॉक में। और इस तरह जो यानी पीरियोडिक टेबल जो है ये किस लिहाज से अरेंज किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिहाज से इसको अरेंज किया गया है। जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में तो एस ब्लॉक में, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में, पी अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, वो पी ब्लॉक में। डियर स्टूडेंट, नियान के बाद अगर सोडियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, मैग्नीशियम है। एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। 1s में 2 जाएंगे, फिर 2s में 2 जाएंगे, 4 हो गए। टोटल कितने, 12। फिर किस में जाएगा, 2p में कितने जाएंगे, 6 जाएंगे। कितने हो गए, 10 हो गए। अभी डी स्टूडेंट 10 हो गए, टोटल कितने, 12 हैं। 2 बच के 2 किस में जाएंगे, 3s में कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 एस भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभी एल्युमिनियम की बात करेंगे। एल्युमिनियम का नंबर क्या है, 13 है। तो डी स्टूडेंट 13 है, तो एल्युमिनियम में क्या होगा, अभी 1s में 2 जाएंगे, फिर 2s में 2 जाएंगे, फिर 2p में कितनी गुंजाइश होती है, 6 की। फिर 3s में कितनी गुंजाइश है, 2 की। 4, 10, 12 हो गए। टोटल कितने हैं, अब इसके बाद 13 इलेक्ट्रॉन है, एक बच गया। 3s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 3p में जाएगा, ये इसमें। फिर इसके बाद सिलिकॉन है, इसका 14 है, तो 1s में 2, फिर 2s 2, सारा कुछ वही है। सिर्फ क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, वो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में, क्योंकि पी में 6 की गुंजाइश है। कितने हो जाएंगे, 2 जाएंगे। फिर फास्फोरस है, वो किस में एक और हो जाएगा, वो 3p3 हो जाएगा। फिर सल्फर है, सल्फर में क्या हो जाएगा, 3p4 हो जाएगा। बाकी सेम है, सिर्फ क्या हो जाएगा, पी, अभी पी भी गुंजाइश है। आप उसको देखें, क्लोरीन को देखें, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा आखिर में, बाकी वही है, 3p क्या हो जाएगा, 5। और एर्गान को देखें, बाकी वही है, एर्गान 3p क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा, फेल्ड हो गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद ये एर्गान तक की ट्रांसफर करवाई, 18 तक ये हो गई। एर्गान की मैं दोबारा लिखूं तो एर्गान का एटॉमिक नंबर क्या है, 18। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 किस में जाएंगे, 2s में। 6 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2p में, 10 हो गए। तो फिर किस में जाएंगे, 3s, उसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, 3s में जाएंगे, इसमें 2 की गुंजाइश है। फिर 3p में जाएंगे, इसमें 6 की गुंजाइश है। इसके बाद कितने अवेलेबल है, 4, 10, 12, 6 ही अवेलेबल है, 6 आगे। लेकिन यहाँ p क्या है, अंडर द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन नहीं है, बल्कि मुकम्मल है, इसलिए ये भी क्या है, स्टेबल एलिमेंट है। यहाँ भी p कंप्लीट था, ये भी नियान में स्टेबल एलिमेंट है। एर्गान का भी आखिरी सब शेल कंप्लीट है। जिसका आखिरी शेल या सब शेल कंप्लीट हो, वो एलिमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है। एर्गान के बाद पोटाशियम को देखें, एटॉमिक नंबर क्या है, 19। 3p फील्ड हो गया, यहाँ तक 6 की गुंजाइश थी, 6 हो गई। अभी अगर इलेक्ट्रॉन आ गया इसका, वो किस में जाएगा, 4s में। तो क्या होगा डी स्टूडेंट, 1s2 वैसे ही होगा, फिर 2s2 होगा, फिर 2p6 होगा, फिर 3s2 होगा, 3p6 तक वही है। पहले ये फिल होगा, इसमें 2, इसमें 2, 4, 6 इसमें 10, 2 इसमें 12, p जाम भी होगा 6, s जाम भी होगा 18 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया। वो इलेक्ट्रॉन अभी किस में जाएगा, 3p की फिल हो गया, अभी वो किस में जाएगा, 4s1। ये इसलिए पोटाशियम एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एस में जाता है। डी स्टूडेंट, पोटाशियम के बाद आपका जो नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। बाकी सारा कुछ वही होगा, सिर्फ एस में 2 की गुंजाइश होती है। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना। यहाँ तक कितने हो गए, यहाँ तक कितने हो गए, 18 हो गए। 2, 4, 10, 12, 18। तो आप इसको शार्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 इस तरह। इसका मतलब है यहाँ तक 18 है, तो आपने 18 लिख लिया। अभी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर क्या है, 20 है। अभी जो अगला इलेक्ट्रॉन है 3p द फील्ड होगा, अगले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4s में। कितने जाएंगे, 2, 20 पूरे हो गए। इसके बाद आप शुरू कर दें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाएंगे। स्कैंडियम में फॉर एग्जाम्पल ये शुरू होता है, एटॉमिक नंबर क्या है, 21। फिर क्या होगा डी स्टूडेंट, 1s में 2, फिर किस में जाएंगे, 2s में 2, फिर 2p में कितने जाएंगे, 6, 3s में, s में कितने होते हैं, 2, 3p में कितने होंगे, p जाम भी होगा, कितने होंगे, 6, फिर 4s में कितने हैं, 2, 10, 12, 18, 20 हो गए। इसमें कितने हैं, 21। अभी इलेक्ट्रॉन 4s के पास कितने जाएगा, 3d। और 3d में कितने की गुंजाइश है, 10 की। यहाँ 1 आएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, टाइटेनियम। उसमें कितने जाएंगे, टाइटेनियम में जाएगा 3d क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी वही है, d में 10 तक की गुंजाइश है। फिर इस तरह वेनाडियम में उसका क्या हो जाएगा, वेनाडियम 3d3 हो जाएगा। फिर आगे 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और आखिर में जिंक है। जिंक का भी ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p6 10 12 18 हो गए, 4s में 2 जाएंगे 20, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 30। अभी जो 10 बच गए किस में जाएंगे 3d10 जाएंगे। यहाँ डी भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया जिंक में। तो इसलिए डी स्टूडेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में, ये 21 22 23 जिनका एटॉमिक नंबर है 21 से लेकर 30 तक, इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सेल में आता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। तो डी स्टूडेंट ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन पढ़ने से पहले हमें मुख्तलिफ रूल्स का पता होना चाहिए। ये रूल्स हैं जिस तरह हर मुल्क के रूल्स होते हैं, हर अदारे के रूल्स हैं, इस तरह केमिस्ट्री में भी रूल्स होते हैं, मुख्तलिफ लॉज होते हैं, इनको फॉलो करना पड़ता है। और राह को आएंगे तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। कन्फिग्रेशन के लिए आपको बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सब शेल होते कौन कौन से हैं। के अंदर एक ही सब शेल है 1s, ये पी के अंदर 2 सब, एल दूसरा शेल है उसके 2 सब शेल है 2। जिसका 1 लगा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, ये के शेल है। जिसका 2 लगा हुआ है 2 किसका है, एल का क्वांटम नंबर है। जिसका 3 लगा होता है ये वाला, ये क्या है, ये क्या है, एम है। जिसका 4 लगा हुआ है ये क्या है, एन है। पहले आपको ये पता होना चाहिए एक शेल के अंदर कितने सब शेल हैं। दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसमें सबसे कम एनर्जी किसकी है, पहले 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s। फिर ये भी पता होना चाहिए कि s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। s जहाँ भी होगा 2, वजह क्या है, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। p जहाँ भी होगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d में 5 ऑर्बिटल हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f में 7 वो हैं ऑर्बिटल है तो 7 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरा ये पावर टेबल का तल्लुक भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ है। जिस एलिमेंट का आखिरी शेल किसके अंदर आया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन पी एस के अंदर आता है वो एस ब्लॉक में, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आता है वो किस में, पी ब्लॉक के अंदर है। और दूसरी बात ये है स्टूडेंट, एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 शेल हैं, वो थर्ड पीरियड का मेंबर है। जिसके अंदर एक शेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हाइड्रोजन, इसमें एक ही शेल है, ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, सॉरी फर्स्ट पीरियड का मेंबर है। जो आपका ये में इसके अंदर एक ही शेल है। जिसके अंदर जितने शेल यूज़ होंगे, यहाँ देखें बेरिलियम के अंदर 2 शेल हैं, ये 1s भी है 2 भी है। पहला शेल भी इस्तेमाल हुआ है, दूसरा भी इस्तेमाल हुआ है। ये जो आपका बेरिलियम है ये दूसरे शेल का मेंबर है। इस तरह यहाँ पर आप देखें मैग्नीशियम को, इसके अंदर 3 शेल इस्तेमाल हुए हैं, 1 भी हुआ है, 2 भी हुआ है, 3 भी हुआ है, ये थर्ड शेल का मेंबर है। और आप ये जो आपका एलिमेंट है ये वाला स्कैंडियम, इसके अंदर आपने ये चौथा भी यूज़ किया, ये 4 भी यूज़ हुआ है। तो जहाँ पर चौथा शेल भी यूज़ हो, 1 भी हो, दूसरा भी हो, तीसरा चौथा भी यूज़ हो, वो किसके, 4th शेल का है। यानी जितने शेल होंगे उतना वो क्या है, पीरियड है। जिसके अंदर एक शेल है वो फर्स्ट पीरियड में अंदर है, जिनके अंदर 2 शेल हैं वो सेकंड पीरियड में है, जिनके अंदर तीसरा शेल भी यूज़ हुआ है वो थर्ड पीरियड में है, जिसके अंदर चौथा शेल भी यूज़ हुआ है वो किसके अंदर है, वो 4th पीरियड का मेंबर है। देखें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के तल्लुक पावर टेबल किसकी बेस पर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पर है। और आखिरी बात, जिस एलिमेंट के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। जिसके आखिरी शेल में देखें हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। इस तरह जो आपका सोडियम के आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही है। वो किस ग्रुप के मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है। और जिनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s में थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस सेकंड ग्रुप का मेंबर है। इस तरह आपका जो ये एल्युमिनियम है, इसकी आखिरी शेल में आखिरी शेल कौन सा है, थर्ड में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, ये किसका मेंबर है, थर्ड शेल का मेंबर है। तो यानी जितना उसका सब शेल होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जो उसका आखिरी सब शेल होगा उतना उसका क्या होगा, उसका वो ब्लॉक होगा। और टोटल जितने उसमें शेल होंगे उतना क्या होगा, पीरियड होंगे। और आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। यानी क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें क्या मिलता है, जितना लास्ट जो उसका शेल जो होता है ना, लास्ट सब शेल जो यूज़ होता है वो उसको लास्ट सब शेल यूज़ होता है, वो किसके बारे में बताता है, वो एलिमेंट किस ब्लॉक का मेंबर है। और टोटल उसके अंदर जितने क्या हैं शेल यूज़ हुए हैं वो आपको बताता है कि इसका पीरियड कौन सा है। तो जितने शेल यूज़ हुए हैं और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने उसके अंदर, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हैं जितने उसके ग्रुप्स के अंदर हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन लास्ट शेल के अंदर जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हैं वो आपको किसके बारे में बताता है, ग्रुप के बारे में बताता है। ब्लॉक का भी पता चल गया, पीरियड का भी पता चल गया, ग्रुप का भी पता चल गया। ये पावर टेबल आपको बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे मैंने देखा आपको सोडियम का कैसे बताया, 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी देखें यहाँ आखिरी शेल कौन सा है, थर्ड। ये क्या है, थर्ड शेल है, इसमें थर्ड शेल है। सोडियम का जो आपका सोडियम का कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है ये से। अच्छा आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। और आखिरी सब शेल कौन सा है, s
यूज़ हो रहा है, एस यूज़ हो रहा है, ये किस ब्लॉक का मेंबर है? एस ब्लॉक का मेंबर है, इस तरह। तो ये था हमारा आज के लेक्चर्स सारा। हॉर्न्स रूल, पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, एन प्लस है रूल और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में, वीडियो कमेंट्स में वो हमसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड मज़ीद आपको टॉपिक चाहिए तो वो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट पर मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।